हेलो गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है और हमारे एग्ज़ाम के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा ये चैप्टर टेक्निकल है। टेक्निकल इस मामले में है कि सबसे पहले तो इसके कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को समझना है, वेल डिफाइन करके अपने दिमाग में बैठा लेना है। और इसके बाद इसमें नोमेनक्लेचर्स और आइसोमेरिज्म सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। उसमें भी सबसे ज़्यादा नोमेनक्लेचर, एग्ज़ाम में ज़्यादातर नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ आइसोमेरिज्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी को भी समझना है, बाकी को तो याद कर लेना है पहले एज ए फैक्ट। कि पहले सारे टर्म्स को समझ लेंगे, इसके बाद जो उसके नेमिंग रूल्स हैं उन रूल्स को हम लोग राइट डाउन भी कर लेंगे, वन बाय वन उनको समझ भी लेंगे। जब हम वन बाय वन अच्छे से समझ जाएंगे तब उसके बाद एग्जाम्पल्स को कुछ देखेंगे, फिर कुछ एक्सरसाइज को बनाएंगे तो हमारा नोमेनक्लेचर प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा और आइसोमेरिज्म को भी वैसे ही समझने का प्रयास करेंगे। नंबर ऑफ़ वीडियोज इस चैप्टर के लिए एक आध ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अच्छे से आप एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये हमेशा हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया ही जाता है नोमेनक्लेचर के लिए या फिर आइसोमेरिज्म के लिए। तो आइए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं 11th क्लास में कि केमिकल बॉन्डिंग मेनली 3 टाइप के होते थे। बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम होता था। एक स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीसीज पर जाता था। जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते थे तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर। उसी तरीके से दूसरा हम लोग बॉन्ड पढ़े थे कि पार्टनरशिप बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। तो पार्टनरशिप बॉन्ड में क्या होता था कि दो के बीच में, दो अलग अलग एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का बोथ साइडेड शेयरिंग होता था। दोनों, जैसे अगर हम HCl की बात करें तो हाइड्रोजन अपना एक शेयरिंग में देता था इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता था शेयरिंग के लिए, और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता था। उसी में एक और बॉन्ड था कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी उसको बोल देते हैं कभी कभी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये भी शेयरिंग है, लेकिन वन साइडेड शेयरिंग होता है और ज़्यादातर केस में इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में भाग लेते हैं। तो वन साइडेड शेयरिंग है, ये है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं है, लेकिन वन साइडेड शेयरिंग है, दूसरे से लिया नहीं जाता है इसमें। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट होता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जा सकता है। तो हम उसको डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर सच कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, कोई ना कोई एक Ca में होगा, Ca में का मतलब सेंट्रल मेटल एटम एक में होगा और उसी से कुछ मोलिक्यूल्स या आयन जो एक फिक्स नंबर में होंगे आपस में जुड़े होंगे। वो जो बाइंडिंग होगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरफ से जुड़ा होगा। तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर सच कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और ion is linked to a fixed number of ions और molecules through coordination bonds। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं COCl3 NH3 होल 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक हमारा सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और ये 3 क्लोराइड आयन और 3 अमोनिया मोलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। NH3 अमोनिया मोलिक्यूल है और Cl आपका क्लोराइड आयन है। तो ये 3 क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है और 3 अमोनिया मोलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। तो
तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया इन विच कोबाल्ट इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मोलिक्यूल्स एंड 3 कोलाइड आयंस। अब इसमें जो स्पीसीज होते हैं ब्रैकेट के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। आप इसमें तो पूरा का पूरा ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है। ऐसे भी कंपाउंड मिलते हैं जिसमें कुछ पार्ट बाहर रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए K4FeCN6, तो K4 आपका बाहर है और यहाँ पर FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कौन हुआ? तो FeCN6, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। और जो बाहर वाला होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। तो उनकी चर्चा हम लोग आगे के टॉपिक्स में करेंगे। तो ये आपका काउंटर आयन हो गया और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो गया। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिनीशन और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज का। अब इसके बाद इसमें एक टर्म आता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो द कोऑर्डिनेशन स्पीसीज कैरिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स आयन। अब जैसे मान लीजिए कि इसी में यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि FeCN6 और K4 से बैलेंस है, यानी इस पर -4 चार्ज है। तो ये जो पूरी एंटिटी को हम लोग लेते हैं FeCN6 और 4-, तो ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे ही CuNH3 ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और उस पर चार्ज देते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स आयन होता है, और चार्ज को आप काउंटर आयन से बैलेंस कर देते हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आता है, आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेज जो होते हैं वही मॉडर्न केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ अलग नहीं है, वो कॉम्प्लेक्सेज जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहिए, उन्हीं को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। और एक होता है डबल साल्ट, जैसे पोटास एलम होता है, मोर साल्ट होता है। तो इसमें डबल साल्ट होता है, दो अलग अलग साल्ट आपस में मिले हुए हैं क्रिस्टल फॉर्म में। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो अलग अलग तरह के एंटिटीज मिले हुए हैं। तो अब हम कैसे समझेंगे कि कौन डबल साल्ट है और कैसे समझेंगे कि कौन कॉम्प्लेक्स है? दोनों में अंतर होता है, दोनों की प्रॉपर्टी में अंतर होता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे मेन बात यह है कि हम उनका वाटर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में उसके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्री आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो आपका डबल साल्ट होता है। ऐसा साल्ट या ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे के सारे दो तरह के साल्ट से बना हुआ है, कंबाइंड है, और उसमें जो एलिमेंट्री आयंस हैं सब अपना सेपरेट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो वैसे आयन को हम लोग, वैसे साल्ट को बोलेंगे डबल साल्ट। और जिसमें कंप्लीटली अलग नहीं होता, डिसोसिएशन सारे के सारे अलग नहीं हो पाते, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब डिफरेंस की बात पूछी जाए तो डिफरेंस बिटवीन अ डबल साल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स, तो बोथ डबल साल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेज, डबल साल्ट्स यहाँ लगा दीजिए, डबल साल्ट्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स। दोनों अलग अलग स्टेबल कंपाउंड उनके मिलने से बनता है दोनों, लेकिन इन स्टेशियोमेट्रिक रेशियो, इनका रेशियो भी फिक्स होता है। लेकिन द डबल साल्ट सच एज मोर साल्ट, तो मोर साल्ट में फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट उसको बोलते हैं, मोर साल्ट कॉमन नेम है उसका। तो इसमें FeSO4 है, NH4 है, 6H2 है। तो आयन कौन कौन से हुए? Fe का हुआ, Fe2+, और SO4 2- हुआ, और NH4+ हुआ। तो
तो जब इसको डिसोसिएट करते हैं, आयन में डिजॉल्व करते हैं, तो इसमें ये आयरन का Fe2+ भी अलग हो जाता है, SO4 2- भी अलग हो जाता है, और आपका NH4+ भी आयन अलग हो जाता है, और ये भी फिर आपका SO4 अलग हो जाता है। तो इस तरीके से इसके जितने भी प्रेजेंट आयन थे सब अलग अलग हो गए। तो वही मोर्साल्ट डिसोसिएट्स इनटू सिंपल आयंस completely when dissolved in water, but a complex compound such as K4FeCN6 does not dissociate into its ion। यानी इसका जब डिसोसिएशन करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो इसमें आपका K+ आयन, Fe2+ आयन और Cn- आयन ये कम्प्लीटली अलग अलग नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स, और इसमें डिसोसिएशन कम्प्लीटली हो जाता है, तो इसलिए हो गया आपका डबल साल्ट। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। इसके बाद अब आते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफिनीशन के बारे में। सबसे पहले वर्नर्स के द्वारा एक थ्योरी दी गई, तो उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके 4 पोस्टुलेट्स है, हम लोग 1 बाय 1 करके थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पहली बार उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक ऑथेंटिक पोस्टुलेशन किए, तो उन्होंने अपना पहला द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इसमें पहले उन्होंने कहा कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शोज 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज और वैलेंसेज। ये मेन बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी बनेगा, मेटल कंपाउंड होता है, सिंपल कंपाउंड है, तो उसमें कोई मेटल एक कंपाउंड में एक ही वैलेंसी दिखाता है, लेकिन इसमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल्स होते हैं वो अपना 2 तरह के अलग अलग वैलेंसी दिखा सकते हैं। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी या प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज। फिर दूसरे रूल के रूप में उन्होंने कहा कि द प्राइमरी वैलेंसेज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। अब जो कंपाउंड बनते हैं उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है तो वो वाटर में इजीली आयोनाइजेबल हो जाता है और वो निगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि मेटल जो होता है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो मेटल पॉजिटिव है तो उसके प्राइमरी वैलेंसी जो उससे अटैच्ड हैं वो निगेटिव फॉर्म में होंगे और वो अपना डिसोसिएट हो जाते हैं। और तीसरे रूल के रूप में उन्होंने कहा कि द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं होते हैं सेकेंडरी वाले। तो प्राइमरी वैलेंसी में और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, सेकेंडरी वाले आयोनाइज नहीं होंगे, और सेकेंडरी वाले आपके मोलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर निगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मोलिक्यूल्स और निगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। अब इसमें मेटल में जितने आइडेंटिटी जुड़े होते हैं उस सबके टोटल नंबर को ही हम लोग सेकेंडरी वैलेंस बोलते हैं, और एक किसी भी मेटल के लिए एक फिक्स्ड नंबर होता है और ये उस मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तुरंत, तो उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर के सेंट्रल मेटल एटम से टोटल जितने एंटिटी जुड़ते हैं वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn यहाँ पर 6 जुड़ रहा है, तो 6 Cn जुड़ रहे हैं, तो इसलिए Fe के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 6। उसी तरीके से यहाँ कॉपर के लिए देखते हैं तो NH4 जो मोलिक्यूल है ये 4 जुड़ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 4। तो अब इसमें ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखें, एक पोस्टुलेट और है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद कुछ टर्म की बात करते हैं। और वर्नर्स थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है कि द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जितना अटैच होंगे तो उनके हिसाब से उनका अलग अलग ये नंबर होता है, यानी अलग अलग नंबर में सेंट्रल मेटल एटम से और अलग अलग शेप में, ज्योमेट्रिकल शेप में अटैच्ड होते हैं।
अब इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच स्पेशल अरेंजमेंट्स, जो इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स कहा था, तो उनको हम लोग आजकल पॉलीहेड्रा कहते हैं, यानी उनका शेप डिसाइड करने के लिए टेट्राहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, जो तो इसको पॉलीहेड्रा से जानते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप में। तो ही ऑल्सो पोस्टुलेटेड दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप्स आर इन मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जैसे अब यहाँ पर COCl NH3 2 प्लस ये ऑक्टाहेड्रल में है, फिर COCl2 NH3 4 प्लस और CONH3 6 प्लस 3 भी है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल शेप में पाए जाते हैं। ऐसे ही NiCO4, तो ये आपका टेट्राहेड्रल शेप में मिलता है, स्क्वायर प्लेनर शेप में ये मिलता है। तो इन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में कहा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो अपने क्रिस्टल फॉर्म में कुछ विशेष ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं, और उसमें से ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में ज़्यादातर मिलते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको वन बाय वन कुछ को हम लोग आज देखते हैं, और बाकी जो बचेंगे इनको एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो यहाँ पर डिफिनीशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हम लोग इसको पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं वो बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। तो ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज मेड अप ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम। जो ब्रैकेट में लिखा जाता है उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ कुछ लिगेंड अटैच्ड होते हैं। तो वही है कि मेड अप ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम CMa और आयन बाउंडेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मोलिक्यूल्स, जैसे NiCO ये होल 4, NiCO होल 4। तो इसमें आप देख रहे हैं कि निकेल है, CMa है सेंट्रल मेटल एटम, और CO कार्बोनिल ग्रुप इसमें बोलते हैं। तो कार्बोनिल 4 कार्बोनिल ग्रुप निकेल से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा पार्ट जो हुआ हमारा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा। उसी तरीके से CN6 Cl होल 6 है, तो इसमें Fe सेंट्रल मेटल हुआ और ये साइनाइड के 6 आयन से कंबाइंड है। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो गया। तो इस तरह से हम लोग जनरल कंपाउंड में कहीं भी ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा रहता है उसमें बेसिकली एक सेंट्रल मेटल होता है और बाकी उसके आयंस हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, सबसे अटैच रहता है। तो जो अटैच रहते हैं मेटल से उनको लिगेंड बोलते हैं, और जो सेंट्रल मेटल है उसको सेंट्रल आयन या सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम आयन भी बोलते हैं। तो होता है। अब अगला टर्म उसमें आता है कि सेंट्रल एटम और आयन, चाहे इसको सेंट्रल मेटल आयन और या सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं। CMa ज़्यादातर पॉपुलर वर्ड है इसके लिए। C फॉर सेंट्रल, M फॉर मेटल, A फॉर एटम। तो इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू व्हिच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन ए डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम और आयन। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं, तो जैसे COCl NH3 होल 5 2 प्लस जाए इस पर, तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन हुआ? हमारा कोबाल्ट है, जो क्लोरीन से भी जुड़ा हुआ है और NH3 के 5 मोलिक्यूल से भी जुड़ा हुआ है। तो मेन सेंटर वाला कौन हुआ एटम? कोबाल्ट। और ये आपके हो गए लिगेंड, तो इज कोबाल्ट 3 प्लस, इसका सेंट्रल मेटल आयन हो गया। तो द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम लोग लेविस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखता है उसको लेविस एसिड AA यानी
एसिड एक्सेप्ट करता है, और लुईस बेस होता है। तो लुईस बेस में क्या होता है कि वो बेसी है, बेसी मतलब ज़्यादा है, तो वो देने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ये बेसिकली जो आयन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं लुईस बेस, और जो गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है उसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, या उसको लुईस एसिड बोलते हैं। और उसी तरीके से जो लिगेंड अटैच हो रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, लुईस एसिड और लुईस बेस। सेंट्रल मेटल एटम को ही हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन को, और देने वाले लिगेंड होते हैं, तो इसलिए लिगेंड जो होते हैं उनको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। अब इसके बाद आता है नंबर लिगेंड्स क्या होते हैं। तो वह CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़ते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़ रहे हैं, वो आयन हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उनको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। तो द डोनर एटम्स, आयंस और molecules which donate a pair of electrons to the central metal atom or ion and form coordination bonds are called ligands। चूँकि वो जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपना देंगे, डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, तभी तो वो जुड़ेंगे, तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। तो वो डोनर एटम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम, या उनको लुईस बेस भी बोल सकते हैं, तो वो आपके लिगेंड होते हैं। अब ये लिगेंड जो हैं इनको टाइप के आधार पर कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर एक टाइप एक जुड़ रहा है तो यूनिडेंटेट हो सकता है। दो तरह के लिगेंड, अगर एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ रहा है तो यूनिडेंटेट हो गया। दो टाइप के जुड़ रहे हैं तो दो जुड़ रहे हैं तो दो जुड़ने पर वो हो जाएगा आपका डाइडेंटेट, और दो से ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर वो हो जाएगा पॉलीडेंटेट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो इस तरीके से ये लिगेंड के बारे में हुआ। अब लिगेंड के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वहाँ पर उनकी डेंटिसिटी के बारे में बात करेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे, चिलेट लिगेंड के बारे में बात करेंगे, और आगे के कुछ टर्म्स हैं उनको देखेंगे। और जब सारे टर्म्स को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद उनके नोमेनक्लेचर के रूल्स को हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम इंतज़ार करते हैं अगले वीडियो का। बहुत जल्द ही हम लोग कल परसों में उसको भी डिनोट करेंगे, ये अपलोड करेंगे, और उसके बाद फिर अगले टॉपिक्स में मिलते हैं। अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और वेट करते हैं हम लोग, इसका प्रैक्टिस कीजिए, और फिर अगले वीडियो का वेट करते हुए हम लोग मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।